Rahim. This is me Sadiq Hussain and you are watching your own biology channel Biologism. तमाम आने वाले नए दोस्तों को वेलकम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बायोलॉजी के डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी के लिए MCQs जो है यहाँ पे अपलोड करते रहते हैं। तो आज इसी तरह PPSC या फिर लेक्चरर बायोलॉजी के हवाले से हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, जिसमें हम बायोलॉजी ऑफ द सेल जितने भी सेल से रिलेटेड हमारे MCQs होंगे आज हम उनको डिस्कस करेंगे। सो आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सेल जो है, एज वी नो दैट द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सो इसी तरह जो सेल के MCQs हैं वो किसी भी बायोलॉजी के MCQs पेपर के लिए बेसिक ही हैं। सो होपफुली आप क्लास को एंजॉय करेंगे और क्लास में जितने भी आने वाले MCQs हैं हम उनको क्लियर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी जितनी भी डेली वीडियोस आती हैं वो आप तक ज़रूर पहुंचती रहें। जी चलें क्लास स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला MCQs है द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द कंपोजिशन ऑफ सेल इज़ कॉल्ड taxonomy, cytology, histology and plantology. So it's a very simple MCQs कि हमारे पास जो cytology होती है that is a basically study of cell. बाकियों के लिए हम देख लेते हैं taxonomy basically branch of the biology in which we mainly study about the division and the classification of the different animals, while histology is basically the study of the tissues and the plantology is the study of the fossils. जी नेक्स्ट हम मूव करते हैं। जब द टर्म सेल वाज कॉइन्ड बाय इंग्लिश माइक्रोस्कोपिस्ट। अब ये हमसे पूछा जा रहा है कि हमारे पास कौन से माइक्रोस्कोपिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले वर्ड सेल जो है इसको कॉइन किया था। नंबर 1 में है जी अल्टमैन इन 1980। नंबर 2 पे है जी रॉबर्ट कोच इन 1870। नंबर 3 इज रॉबर्ट ब्राउन इन 1743 and then Robert Hooke in 1665. So it's a very simple MCQs that this Robert Hooke was a scientist who coined the term cell first time in 1665. Then जी next MCQs है Matthias Sheridan in 1838 and Theodor Shevon presented cell theory, organelle theory, tissue theory और all of the above. So basically हमारे पास जो शेलिडन थे एंड श्वान थे, इन्होंने सबसे पहले सेल के हवाले से एक थ्योरी प्रेजेंट की थी जिसको हम सेल थ्योरी का नाम देते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। देन जी रेंज ऑफ द मोस्ट सेल वॉल्यूम इज 1 to 1000 माइक्रोमीटर, 1 to 1000 millimeter cube, 1 to 1000 centimeter cube or none of these. सो हमारे पास जो आंसर इसका आंसर है कि जो हमारे पास सेल का वॉल्यूम होता है इट्स मेनली फ्रॉम 1 to 1000 माइक्रोमीटर क्यूब। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। मूविंग अहेड टुवर्ड द फिफ्थ MCQs. एनिमल सेल्स लाइक प्लांट सेल हैव सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस एक्सेप्ट। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि हमारे पास एनिमल सेल जो हैं प्लांट सेल की तरह उनके अंदर सेल मेम्ब्रेन भी होती है, उसके साथ साथ साइटोप्लाज्म भी होता है और न्यूक्लियस भी होता है, लेकिन क्या नहीं होता? पिगमेंट्स एंड सेंट्रियोल्स दे आर द प्रेजेंट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट दे आर आल्सो प्रेजेंट, सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम ये भी प्रेजेंट होते हैं, वेल द सेल वॉल एंड द प्लास्टिड ये जो है जस्ट दे आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल, दे आर एब्सेंट इन एनिमल सेल। जी नेक्स्ट हम मूव करते हैं ऑल ऑर्गेनिज्म आर सेलुलर एक्सेप्ट। हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे बताए गए हैं दे आर सेलुलर। साइनोबैक्टीरिया ऑब्वियसली इट इज वायरसेस, जैसा कि आप जानते हैं दे आर इन बिटवीन द सेलुलर एंड ए सेलुलर, सो इट्स आवर करेक्ट आंसर। देन जी एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोट्स आर। अब सबसे पहले तो हमारे पास हमें समझने की जरूरत है कि व्हाट आर द प्रोकैरियोट्स एंड इसके साथ एक और हमारे पास टर्म होती है दैट इज बेसिकली यूकैरियोट। सो हमसे बेसिकली तो हमें ये समझने की जरूरत है व्हाट आर दीज टू टर्म्स। जिन ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है उनको हम यूकैरियोट्स कहते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता उनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। सो यहाँ पे हमसे एग्जांपल पूछी जा रही हैं बेसिकली वॉलवॉक्स, वायरसेस, ब्लू ग्रेन एल्गी, mycoplasma, archaea and cyanobacteria. They are mainly from the bacterium and they are basically the prokaryotes in nature. So B option is our correct answer.
जी 8वें एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। 8 एमसीक्यूज में है जी यूकैरियोट्स whose cell contain nucleus in true nucleus includes। अब यहाँ पे देखें यूकैरियोट के हवाले से बात की गई है और ट्रू न्यूक्लियस के हवाले से बात की गई है। सो मेटाजोआ, प्रोटोजोआ, देन आपके पास है जी मेटाफाइटा एंड बोथ बी एंड सी। जी आपके पास जो करेक्ट आंसर है दैट इज बोथ बी एंड सी, because protozoa and metaphyta are those cells which contain are those organisms basically which contain true nucleus in their cell. Then question number 9 is, in which organism mitosis or meiosis may occur। ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर मियोसिस और माइटोसिस होती है? बैक्टीरिया, then cyanobacteria, metazoa and then mycoplasma। so जो ये ऑर्गेनिज्म यहाँ बैक्टीरिया के हवाले से बात की गई है। सो मेटाजोआ आर दोज ऑर्गेनिज्म विच इन इधर इनके अंदर माइटोसिस हो सकती है या मियोसिस जो है वो इनके अंदर हो सकती है। जी क्वेश्चन नंबर 10 इज, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन गिवन। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि अब हमें स्टेटमेंट पढ़नी है और इन स्टेटमेंट से बेसिकली कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हैं हमें ये बताना है। स्टेटमेंट 1 है, इन प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, एंडो मेम्ब्रेन्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस आर एब्सेंट। ठीक है। Then we have the statement number 2. In eukaryotic cells, locomotion is done by single fibril flagellum and multiple chromosomes are present. Basically third हमारे पास जो आ गई है that is all eukaryotic cells have peptidoglycan। सो अब हमसे यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सी चीज़ें यहाँ पे करेक्ट हैं और कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। सो ऑप्शन जो हमारे पास पहली स्टेटमेंट थी दैट वाज करेक्ट कि प्रोकैरियोट्स के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं होती, जबकि जो दूसरी हमारे पास स्टेटमेंट है और उसके साथ साथ तीसरी स्टेटमेंट है ये सब ये हैं ये रॉन्ग हैं। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, 1 इज़ करेक्ट, 2 and 3 आर रॉन्ग। सो मूविंग अहेड टूवर्ड द MCQs number 11, the ultrastructure of the plasma or cell membrane can be explained by। अब हमारे पास पूछा यह गया है कि हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा है उसका हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। डेनिलाई डेविसन मॉडल, इट कैन आल्सो रिप्रेजेंट रॉबर्टसोनियन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल या रॉबर्टसोनियन यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट, ये भी एक्सप्लेन करता है। एंड देन सी में है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो ये भी क्या करता है एक्सप्लेन करता है। सो ऑल ऑफ अबव, जी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। जो डेनियल डेविसन मॉडल है बेसिकली ये प्लाज्मा के हवाले से एक्सप्लेन करता है, जबकि सेल मेम्ब्रेन यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट के थ्रू और फ्लूइड मेम्ब्रेन मॉडल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के हवाले से क्या होता है इसको भी एक्सप्लेन किया गया है। जी क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम मूव करते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 12 इज, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ रेड ब्लड सेल कंटेन अप्रॉक्सीमेटली। अब रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज ह्यूमन ब्लड के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं और इनका काम जो है बेसिकली ऑक्सीजन कैरिंग है और इनके अंदर हीमोग्लोबिन जैसा कि हम जानते हैं मौजूद होती है। सो इट मेनली कंटेन 56% ग्लूकोज, 36% स्टार्च एंड 8% लिपिड्स। बी ऑप्शन है जी 36% मिनरल, 25% amino acid and 39% glucose, then 24% glycoprotein, 40% phospholipids and 28% starch. While in D option we have 52% protein, 40% lipid and 8% carbohydrate. So this is the correct option. इनके अंदर 40% जो होती हैं वो हमारे पास प्रोटीन होती हैं, 52% प्रोटीन होती हैं, 40% लिपिड्स होते हैं और 8% जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। सो हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 13 इज, द डिफरेंट मेथड्स ऑफ बल्क ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन कंसिस्टेड ऑफ। जी हमारे पास पूछा यहाँ पे ये गया है कि सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस अगर किसी सेल के इनसाइड पे या सेल से आउटसाइड कोई बल्की मटेरियल ट्रांसफ़र करना है तो उसके अंदर कौन से प्रोसेस होते हैं। सो ऑप्शन ए में है एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, दे आर एग्जैक्टली द प्रेजेंट। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस ये भी होते हैं। पाइनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस, दीज आर द टू मेन एग्जांपल ऑफ कॉमन टाइप ऑफ द बेसिकली एंडोसाइटोसिस। सो बोथ ए एंड सी, दिस इज द करेक्ट आंसर। एंडोसाइटोसिस जो है इसके अंदर हम सेल के अंदर कोई बल्कि मटेरियल लेके जाते हैं, वेल एक्सोसाइटोसिस जो होता है इसके अंदर हम सेल से बाहर कोई चीज़ जो है वो एक्सक्रीट कराते हैं।
सो पाइनोसाइटोसिस के अंदर बेसिकली कोई फ्लूइड मटेरियल होता है जिसको हम बल्की फॉर्म में अंदर लेके जाते हैं, और फैगोसाइटोसिस में बेसिकली कोई भी सॉलिड मटेरियल जो है वो सेल से इनसाइड या आउटसाइड मूव करवाया जाता है। जी क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम आते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 14 इज transport of ions or molecule against the concentration gradient or electrochemical gradient is called। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम सेल के अंदर अक्रॉस द ग्रेडियंट या अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लेके जाते हैं तो इस ट्रांसपोर्ट के फिनोमेना को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एटीपी जो है उसकी यूटिलाइजेशन होती है। जैसे हम सोडियम और पोटाशियम आयन की मूवमेंट के हवाले से बात करते हैं अक्रॉस द सोडियम पोटाशियम मेम्ब्रेन पंप जो होता है उसके अक्रॉस जैसे मूवमेंट होती है, तो इट इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ एक्टिव मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, a process whereby certain cell and unicellular organism are capable of ingesting and digesting solid material is called। अब हमसे ये बात की जा रही है कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर यूनिसेलुलर सेल्स जो होते हैं वो किसी सॉलिड मटेरियल को इंजेस्ट करते हैं एंड देन उसको डाइजेस्ट करते हैं, उस मटेरियल को हम क्या कहते हैं। सो एंडोसाइटोसिस बेसिकली सेल का इनसाइड पे ले जाना, लेकिन यहाँ पे सॉलिड मटेरियल भी हो सकता है और फ्लूइड मटेरियल भी हो सकता है। Then in option number B we have phagocytosis, this is the correct answer, जिसके अंदर सेल के अंदर बेसिकली क्या करते हैं, सॉलिड मटेरियल को लेके जाया जाता है। अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे भी सॉलिड मटेरियल के हवाले से बात की गई थी। इसी के साथ दूसरा जो ऑप्शन दिया गया है दैट इज पाइनोसाइटोसिस। पाइनोसाइटोसिस बेसिकली ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर फ्लूइड मटेरियल को इनसाइड लिया जाता है, वाइल द एक्सोसाइटोसिस बेसिकली सेल से बाहर रिलीज करने को कहते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 16, the function of endoplasmic reticulum or endoplasmic reticulum as we know that बेसिकली हमारे पास ये सेल के अंदर पाई जाने वाली ऑर्गेनेली है और इसके फंक्शन हमसे पूछे जा रहे हैं जी। सो ऑप्शन ए में है जी सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, केमिकल सपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ मोलेक्यूल्स। बी में है जी स्टोरेज ऑफ लिपिड, मैकेनिकल सपोर्ट, कंडक्टिंग ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर इम्पल्सेस। सी में है जी डिटॉक्सिफिकेशन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड देन एक्सचेंज ऑफ द मॉलिक्यूल्स। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। बेसिकली जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है इट आल्सो हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एज वी नो दैट इट हैज टू टाइप्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड देन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ बेसिकली राइबोसोम द फैक्ट्री ऑफ द प्रोटीन इज अटैच्ड बेसिकली, एंड इसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन भी होती है एंड देन एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पे होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करते हैं जी। पावर हाउस ऑफ द सेल इज कॉल्ड राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया। इट्स अ वेरी कॉमन एमसीक्यूज कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है यहाँ पे एटीपी की जनरेशन होती है, तो इसी से हम इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 18 इज कायरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ mitochondria of cell, cytoplasm of the cell, ribosome of the cell and the nucleus of the cell. So chirology is basically the न्यूक्लियस की स्टडी को हम कहते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, आपने कैरियोकाइनेसिस के हवाले से भी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन जो है हमारे पास जब न्यूक्लियस की डिवीजन होती है तो उसको हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, वाइल जब साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है तो उसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 19, how many cells are estimated to undergo division each second in adult human? So यहाँ पे हमसे ये पूछा जा रहा है कि एक adult human के अंदर एक सेकंड में कितने cells जो हैं वो डिवाइड करते हैं जी। 1 is 45,000, B is 12 lakh, C is 25 millions and D is 28 billions. So in each second in an adult human there is a guess that 25 million cells are dividing in each second. So जी हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ जाते हैं। The cell cycle can be divided into two major phases. अब cell cycle is basically a process in which cell replicate itself or divide itself into daughter cells. इसकी mainly हमारे पास जो दो phases होती हैं, एक को हम interphase कहते हैं और दूसरे को हम mitotic phase कहते हैं, या फिर उसके साथ हम उसको metaphase कहते हैं, M phase कहते हैं। So option A is basically a correct answer.
देन जी हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। विच ऑप्शन इज ट्रू अबाउट इंटरफेज ऑफ सेल साइकिल। सो सेल साइकिल के हमारे पास जैसा कि जानते हैं कि इंटरफेज इसके हवाले से कौन सी ऑप्शन बेसिकली करेक्ट है। सो इंटरफेज के अंदर बेसिकली सेल रेस्टिंग स्टेज में जा सकता है, या 3 डिफरेंट स्टेजेस होती हैं जिनको हम G1 फेज कहते हैं, S फेज कहते हैं एंड देन G2 फेज कहते हैं, ये एग्जिस्ट करती हैं। और उसके साथ इट इज़ बेसिकली अ लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द सेल डिवीजन। सो ऑप्शन डी के अंदर हम देखें तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है जी रेस्टिंग स्टेज हो सकती है, 3 फेज हो सकती हैं, G1 फेज, S phase, the 2 phase, and then it is also a longest period of the cell division. Then question number 22 जी हमारे पास यहाँ पे the decision of cell division occur in S phase, G2 phase, G1 phase, and then G नॉट phase. सो डिसीजन ऑफ द सेल डिवीजन के सेल को अब डिवाइड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इट इज़ मेनली अकर इन G1 फेज एंड देन हमारे पास इसके बाद S फेज आती है, देन G2 फेज आती है। सो क्या करता है सेल अपने आप को रेडी करता है, देन सिंथेसिस होती है एंड देन सेल क्या करता है डिवाइड करता है। सो क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ मूव करते हैं जी। पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। सो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट के हवाले से हमसे पूछा जा रहा है जी। सेम वही कैसे है, हमारे पास 4 स्टेटमेंट दी गई हैं और हमें ये बताना है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। सो इन माइटोसिस डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम आर स्प्लिटेड इनटू 2 न्यूक्लियाई। जी एग्जैक्टली ये होता है। अ सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल बाय द प्रोसेस कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। जी ये भी होता है। देन वी हैव मेटाफेज इज द सेकंड फेज एंड लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ द 4। ये लॉन्गेस्ट नहीं होती, लॉन्गेस्ट बेसिकली इंटरफेज होती है। Then we have fourth statement, the most metabolic activities including transcription and translation are good during are stopped during mitosis. जी exactly ये होता है। So option बेसिकली हमारे पास 23 MCQs है, इसका ऑप्शन B जो है that is also correct. 1, 2 and 4 statement are correct. Then जी moving ahead toward the question number 24, that is the reversible process of prophase is एनाफेज, मेटाफेज, साइटोकाइनेसिस, टीलोफेज। सो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास ये दीज आर प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड देन टीलोफेज। सो द रिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ प्रोफेज इज बेसिकली टीलोफेज। जी क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे हम आते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर बेसिकली अ डिजीज इन विच द रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल इज डिसरप्टेड इज SARS, malaria, AIDS and then cancer. So cancer is a disease in which cell divisions or cell cycle is interrupted और सेल की irregular जो है ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, जिस वजह से यहाँ पे ट्यूमर बनती हमें नजर आती हैं। So that is basically a cancer. So in 26 MCQs we have a hormone which can induce cell division is cytokinin, colchicine, डाइकाइनेसिस और नन ऑफ दीज। सो बेसिकली सेल डिवीजन को इंड्यूस कराने वाला जो हमारे पास एंजाइम होता है दैट इज साइटोकाइनिन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। देन जी 27 MCQs की तरफ मूव करते हैं जी। विच ऑप्शन इज फॉल्स अबाउट मियोसिस। यहाँ पे हमारे पास पूछा गया है कि मियोसिस जो है वहाँ पे कौन सा उसमें से उसके हवाले से कौन सा गलत ऑप्शन है। सो ऑप्शन ए में है आल्सो कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन। 3 types, zygotic, sporic and gametic. This is a correct one. 2 division of the nucleus and first 1 division of the chromosome. ये भी correct है। C ऑप्शन जी ये भी correct है। C ऑप्शन में हमारे पास है the chromosome number of doubles and sexual reproduction is possible. ये जो है that is a false statement basically। यहाँ पे हमारे पास कोई इस तरह से क्रोमोसोम जो है वो डबल नहीं होते और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से भी कुछ भी यहाँ पे जिक्र नहीं है। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट वन। देन जी मूव करते हैं 28 MCQs की तरफ। इंटरकाइनेसिस इज अ शॉर्ट लिव्ड स्टेज बिटवीन 2 meiotic डिवीजन। ठीक है, इंटरकाइनेसिस बेसिकली इट अ शॉर्ट लिव्ड स्टेज बिटवीन 2 meiotic डिवीजन। सो यहाँ पे हमें इसका आंसर मिल गया है। देन जी मैच अ लिस्ट ए एंड लिस्ट बी द सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स। अब यहाँ से हमें पूछा जा रहा है कि आपके पास ये एक बॉक्स दिया गया है और इस बॉक्स के हवाले से हमें ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे अपने करेक्ट जो है वो स्टेटमेंट बतानी है। सो फेज ऑफ मायोसिस के हवाले से बात की गई है एंड देन इवेंट अकर होता है प्रोफेज 1 में हमारे बात की गई है जी। फॉर्मेशन ऑफ स्पेंडल फाइबर दैट इज अ करेक्ट। मेटाफेज 1 में बात की गई अरेंजमेंट ऑफ द बाइवैलेंट्स दैट इज आल्सो करेक्ट। एंड देन एनाफेज 1 में बात की गई इंक्रीज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो ये गलत है।
सो डी ऑप्शन बेसिकली हमारे पास करेक्ट है, जिसके 1 एंड 2 जो है वो हमें करेक्ट नज़र आ रही हैं. Then choose the right option. Cell size in inversely proportional to chromosome number. Cell size is directly proportional to chromosome number raised to power 12. I guess 12 है. Cell size is directly proportional to the chromosome number. So yeah, this is simply cell size जो होता है वो हमेशा chromosome के directly relate कर रहा होता है. Then जी 31 MCQs is in plant cell wall is made up of chitin, protein and lactose, cellulose, hemicellulose and pectin. This is a correct answer I guess कि हमारे पास जितना भी प्लांट के सेल वाल होते हैं सेल वाल होती है वो सेलुलोज, हेमिसेलुलोज या फिर पैक्टिन की बनी होती है. Question number 22 is a typical cell wall is made up of 2 layer middle lamella and quaternary wall, 3 layer secondary wall and tertiary wall, 3 layer primary lamella, secondary lamella and tertiary lamella. And then D ऑप्शन में हमारे पास है जी 4 layer middle lamella, primary wall, secondary wall and tertiary wall. या दिस इज अ करेक्ट. सेल वॉल के अंदर मेनली हम ये कहते हैं टिपिकली वहाँ पे 4 लेयर्स होती हैं. एक मिडिल लैमेला होता है, फिर प्राइमरी वॉल होती है, देन सेकेंडरी वॉल होती है और उसके साथ साथ वहाँ पे टर्शियरी वॉल होती है जी. क्वेश्चन नंबर 33. After migration, it has been found that cell wall consists of fibrils, cellulose, matrix, both A and C. So basically after migration ये एक टेक्निक है जिसको सेल वॉल को हम स्टडी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. एंड दैट एक्सप्लेन दैट सेल वॉल मेनली कंसिस्ट ऑफ fibrils and matrix. यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन डी जो है दैट इज अ करेक्ट वन. Then जी 34 MCQ से है जी the chemical composition of plasma membrane includes many 3 components. So 34 के अंदर हमसे ये पूछा जा रहा है कि केमिकल कंपोजिशन जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो कौन सी होती है. सो इट हैज़ प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट. ये एक जनरल से MCQs है. सो ऑप्शन बी में हमारे पास ये डिस्कस किए गए हैं जी. Then we have 35 MCQs. The thickness of the plasma membrane is generally 105 angstrom, 30 angstrom, 45 angstrom and 75 angstrom. So we know that कि हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी थिकनेस जो जनरली होती है दैट इज 75 angstrom. Then जी we have 36 MCQs and that is it provides passage for various substances into and out of the cell. So सेल के अंदर और बाहर जाने के लिए जो हमारे पास पैसेज फॉर्म करती है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट जी. आज यहाँ पे हमारी आज की क्लास ख़त्म हुई. इंशाल्लाह आपको होप सो सारे MCQs जो है वो क्लियर हो चुके होंगे और बहुत जल्द हमारी अगली क्लास का वेट कीजिएगा. लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है या आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. और अगर क्लास पसंद आई हो तो अपने दोस्तों से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा. तब तक दीजिए मुझे इजाज़त और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.